गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने जो यूट्यूब चैनल पर जो कुछ भी पढ़ रहे थे 9th क्लास में, उसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 6 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने आपको उसके सेल के शेप और साइज को बता दिया था, यानी सेल का शेप और साइज क्या होता है ये हमने आपको बता दिया था। आज की हमारी जो वीडियो है वो उसका जो आज का टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी किसी भी कोशिका के संरचनात्मक ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी संरचना की जो संरचना उसकी होती है, कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल, यानी सेल के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारे केवल दो टॉपिक है, एक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल और दूसरा क्या है हमारा टाइप ऑफ सेल। ठीक, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो भाई सेल अलग अलग जब रूप में होते हैं तो अलग अलग उनका स्ट्रक्चर भी होता होगा, क्योंकि इनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। जब शेप अलग अलग तो उनका स्ट्रक्चर भी तो अलग होना चाहिए भाई। तो जब स्ट्रक्चर भी अलग होगा तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा। ठीक, तो इसमें द सेल इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। जो सेल होती है हमारी 4 कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई होती। फर्स्ट क्या है हमारा, आउटर कवरिंग। सबसे पहली जो हेडिंग है हमारी वो क्या है, आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग क्या होती है, जो सेल वॉल या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन मतलब भी कोशिका भित्ति होती है। ठीक, लेकिन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में अंतर होता है। सेल वॉल जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली अपने वीडियो में। जब हम इनके सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आज हमें केवल क्या पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में फिर सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या है भाई, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है हमारे सेल में, उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक तरल पदार्थ हमारे कोशिकाओं में भरा हुआ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज हमारी क्या है, न्यूक्लियस। तीसरी चीज हमारी क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहते हैं हिंदी में केंद्रक। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। इट इज अ पार्ट ऑफ सेल, ये एक सेल का अंग होता है। विच स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे अनुवांशिकी जो भी सूचनाएं होती हैं उनको ये स्टोर करके रखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको दिखाता है। किसका काम होता है, न्यूक्लियस का काम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वही क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके अपने अंदर रखते हैं। अगली चीज क्या है, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी अगर कोई भी सेल होगी तो उसमें कई तरीके के कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कोशिका के जो अंग होते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं, यानी सेल के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनकी कुछ नाम हम यहाँ पे लिखे हैं, बाकी और बहुत से होते हैं। ठीक है, उनके नाम हम यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, लेकिन 9th क्लास में जो NCERT में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वे सारे नेम आपको यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्या हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल के अंदर, गोल्गी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, वैक्यूल होता है इत्यादि। उसके साथ साथ जिनके नाम नहीं दिए गए हैं, राइबोसोम होता है। राइबोसोम के बाद लाइसोसोम का नाम तो दिया गया है यहाँ पे, तो बाकी और बहुत से होते हैं। ठीक है ना, तो एक दो जो भी छूट रहे हैं उनको हम छोड़ देते हैं। बाकी आपके 9th सिलेबस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ना है, गोल्गी अपैरेटस पढ़ना है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल, इन्हीं जो भी 6 सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो आज हमने इतने में क्या समझा, इतने में ये समझा कि सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आउटर कवरिंग होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में और उस फ्लूइड में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इसको नोट करिए, फिर टाइप ऑफ सेल बताते हैं।
अगर मान लीजिए हम इसे फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करें कि भाई आउटर कवरिंग क्या है, तो मान लीजिए क्या है, एक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक, एक सेल का स्ट्रक्चर जिसमें जो आउटर कवरिंग होगी वो ये होगी। आउटर कवरिंग के बाद इसमें एक हमने बताया कि न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, हमने मान लिया ये हमारी क्या है न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के बाद में फिर हमने कहा था कि उसमें कई सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, चलिए हम एक दो ठो बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा लाइसोसोम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए यहाँ पे इससे रिलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है हमारी, तो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। गोल्गी अपरेटस की बात करें हम, ये हमारी गोल्गी अपरेटस हो गई, ठीक। उसके बाद फिर हम प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड ऐसे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर प्लास्टिड के होते हैं, या फिर छोटे छोटे पॉइंट के स्ट्रक्चर प्लास्टिड के होते हैं। वैक्यूल की बात करें तो ये हमारा वैक्यूल हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हम भाई दिखा देते हैं इस फिगर में, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो यानी ये क्या है हमारा सेल वॉल है या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद फिर इसके अंदर ये जो फ्लूइड पॉइंट पॉइंट स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है आपका साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है, ऐसा द्रव्य है जो कि इसके अंदर सेल के अंदर फील्ड होता है। फिर उसके बाद हमने बात की न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद फिर हमने बात की प्लास्टिड होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर उसके बाद वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद फिर गोल्गी अपरेटस होता है, ठीक। तो ये जितने भी पार्ट हैं, यानी कहां से लेकर के प्लास्टिड से लेकर के गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक के जो भी पार्ट, ये मान लीजिए हमारा लाइसोसोम है, ठीक। तो ये जो भी पार्ट है, ये सारे पार्ट हमारे क्या सेल ऑर्गेनेल्स हैं। उसके बाद में सेल ऑर्गेनेल्स के बाद में अगर हम बात करें ये, तो ये हमारी क्या है आउटर कवरिंग है, ये हमारा क्या है फ्लूइड है जो कि सेल में भरा हुआ होता है, ये हमारा क्या है ठोस पार्ट है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करके रखता है, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा अलग पेन से इंडिकेट करना चाहते हैं, इसके अंदर भाई न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है, एक द्रव्य होता है इसके अंदर। उसके बाद इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के बाद इसमें एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, इसकी भित्ति को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। हम इसके जब स्ट्रक्चर को एक एक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम एकदम साफ से जाहिर करेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट क्या वर्क करते हैं, ठीक। अगर इसको आप रफली ड्रा करना चाहें तो रफली ड्रा कर लीजिए। ये आपको केवल मदद किस में करेगा, ये आपको मदद करेगा सेल के सारे पार्ट जो भी स्ट्रक्चर हैं उनको समझने में मदद करेगा, इसलिए ये फिगर हम रफली ड्रा किए हैं। बहुत एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया यहाँ पे, केवल रफली ड्रा किया गया जिससे आपको समझ में आ जाए कि सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पे होते हैं, आउटर कवरिंग क्या होती है, उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, उसके बाद साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है, सारे पार्ट उसके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसको आप बना लीजिए बनाना चाहें, उसके बाद फिर आगे बताते हैं टाइप ऑफ सेल। चलिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ सेल की, तो सेल के जो टाइप्स होते हैं उनको हम दो प्रकार से बताते हैं। एक तो बताते हैं नंबर के आधार पर सेल के टाइप, एक बताते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर सेल के टाइप, ठीक। एक किसके आधार बताते हैं, नंबर के आधार पर सेल के कितने टाइप्स होते हैं, एक हम बताते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो नंबर के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं, लेकिन टाइप्स के आधार पर किन्हीं बुक में 3 टाइप्स भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल 2 टाइप लेंगे,
ठीक, क्योंकि आपका 9th का जो सिलेबस है वो 2 टाइप का है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम सेल के टाइप्स देखेंगे तो 2 होते हैं, प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। लेकिन अगर नंबर के आधार पर सेल के टाइप देखेंगे तो 2 टाइप्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल एक सेल्स पाई जाती हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। ठीक, अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें सबसे पहले तो ह्यूमन आता है, ह्यूमन के बाद फिर एनिमल सारे आते हैं, ठीक है। एनिमल सारे का मतलब यहाँ पे एनिमल्स नहीं लिखते हम, काऊ लिख देते हैं, गोट लिख देते हैं, ठीक। ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। और यूनिसेलुलर क्या है, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, यूग्लिना हो गई, जिनमें केवल एक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो यूनिसेलुलर, जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो मल्टीसेलुलर, ठीक। अब बात हम करते हैं ऑन द बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इट इज आर ऑफ 2 टाइप। स्ट्रक्चर, अगर सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, एक होता है हमारा यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जिसका मतलब क्या होता है, अल्प विकसित। ठीक, उसके बाद कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक पूर्ण विकसित ना होना ही क्या कहलाया, प्रोकैरियोटिक। केंद्रक अगर पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो यानी क्या कहलाया, वो प्रोकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, ट्रू मतलब वास्तविक या सत्य, और कैरियंस मतलब केंद्रक होता है। यानी अगर किसी भी जीव में वास्तविक केंद्रक यानी पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। एन ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। एन ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ओके, इतनी बात समझ में आई। प्रोकैरियोटिक में होता क्या है, केवल एक अंतर होता है कि जो बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, चारों तरफ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन घिरी होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है या अल्प विकसित होती है, मतलब पूर्ण रूप से चारों तरफ से घेरे हुए नहीं होती है, इसलिए प्रोकैरियोटिक कहलाता है। यूकैरियोटिक में वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए उसको यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक। तो आज के लिए केवल बस यही, इतना ही। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जो कि हमने पहले बता दिया। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ सेल था, ठीक। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ थंबनेल पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर किसी को कोई चीज़ उससे ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो पिछली वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू क्लास।